नालंदा का पावन भूमि में मेरी ओर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम चंदन कुमार उपासक हुआ। मैं बिहार पर्यटन से जो है ना एज ए टूर गाइड हूँ। हम लोग जो भी स्ट्रक्चर इस तरफ का देख रहे हैं ना, सभी उत्खनन करके एक्सकेवेशन करके निकाला गया। पहले मिट्टी से ढका हुआ था। मिट्टी के ढका होने की वजह से जो है ना पहाड़ की टीले की तरह दिखाई देता था और इसके ऊपर स्थानीय लोग खेतीबाड़ी करते थे। किन्हीं को जानकारी नहीं थी कि नालंदा कहाँ स्थित है। ह्वेनसांग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो चीनी तीर्थ यात्री थे। तो उनका जो है ना डायरी, सीयू की डायरी का नाम था। तो उसको सबसे पहले अध्ययन किया इंग्लैंड के बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट, जिन्हें फादर ऑफ आर्कोलॉजी कहा गया, जिनका नाम था सर लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उस ह्वेनसांग की डायरी का अध्ययन करने के पश्चात इस स्थल का पता लगाया। उससे पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि नालंदा कहाँ है। ठीक, तो आइडेंटिफाई किया गया कनिंघम के द्वारा 1861 में। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेशन वर्क स्टार्ट किया 1915 से 37 और बाद में 1974 से 82 तक। कितना 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर लंबे चौड़े भाग का। अभी हम लोग दक्षिण का भाग में हैं और इस तरफ उत्तर का है, और ये इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम। ये पूर्वी भाग में ये सब जितना भी स्ट्रक्चर है देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमवार ढंग से सभी विहारों का क्रम है। विहार यानी बौद्ध मठ का क्रम है, उसका भी बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। और जो इस तरफ पश्चिम का जो है ना जो क्रम है, दक्षिण से उत्तर की ओर सभी इसको बोलते हैं चैत्यों का क्रम। चैत्य सब डिराइव हुआ, उसका मतलब होता है बुद्ध मंदिरों का क्रम। सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में सभी बुद्धा टेम्पल है। ठीक, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये मोनास्ट्री नंबर 1। विहार को मोनास्ट्री कहा जाता है इंग्लिश में। तो विहार किसको कहा जाता है, पहले इसका अर्थ समझिए ना। इधर साइड हो, आराम आराम से जाइए, आराम आराम से आवाज आइए, कोई दिक्कत नहीं। विहार वैसे स्थल को बताया गया जहाँ की बौद्ध भिक्षुओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था होती थी और उनके लिए लेक्चर हॉल होते थे, यानी अध्ययन करने के लिए व्याख्यान कक्ष होते थे, और उसके अंदर वो लोग विपस्सना यानी मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते थे। वैसे बी पार्ट्स है। तो ये यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ना, चारों तरफ से छात्रावास से घिरा हुआ सराउंडिंग एरिया जितना है ना, सब एक विहार में लगभग 30 से 35 औसत कमरे थे। हर औसत कमरे में एक एक विद्यार्थी की रहने की व्यवस्था होती थी उस जमाने में। और इस जमाने में लगभग यही कुमार गुप्त राजा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 5वीं शताब्दी, 5th सेंचुरी एडी, यानी 1600 वर्ष पहले। तो एक बिल्डिंग के बनाने के बाद इसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनाई गई दूसरे राजा के द्वारा, यानी राजा हर्षवर्धन के द्वारा 7वीं शताब्दी में। और दूसरे के ऊपर फिर तीसरी बिल्डिंग बनाई गई। वो पूर्वी बंगाल के जो राजा हुए ना, देवपाल राजा। तो 3 जो है ना प्रमुख राजाओं ने इसका निर्माण कार्य में प्रमुख योगदान दिया। लेकिन ये जो है ना कर्मी के तौर पे 9 मंजिल की बिल्डिंग थी, 9 मल्टी स्टोरीज की बिल्डिंग हुआ करती थी। लेकिन एक्सकेवेशन वर्क में 3 मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग मिली है, यानी 3 बहुमंजिल भवन मिला है। और यहाँ जो देख रहे हैं ना होल जो है ना, वो इंटरकनेक्ट है, ओवन चूल्हा है। वो चूल्हा जो है ना, प्रत्येक चूल्हा एक दूसरे छेदों से इंटरकनेक्ट है। एक जल कौन? वो जो है ना बीच में आंगन में कोर्ट यार्ड में जो है ना, वो जो है ना देयर आर 6 ओवन। वो बीच में जो है ना, अच्छा है ना, देयर आर 6 ओवन। और यानी जो भी विद्यार्थी होते थे ना, लकड़ी, पत्ता और क्या ना आपका काऊ डंग का जो है ना फ्यूल होता था, कोल, ये सब का प्रयोग करके जो है ना वो रसोई घर के तौर पे यूज करते थे, किचन के तौर पे। स्टूडेंट सभी मिलजुल के खाना स्वयं बनाते थे। सेकेंड जो है ना साइंस विषय का यहाँ पढ़ाई था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री अब बायो का जो है ना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट उन चूल्हों को जलाकर किया जाता था एज ए लेबोरेटरी की तरह। अच्छा। और थर्ड यूजेज क्या था, अधिक जब ठंड का मौसम विंटर सीजन में होता था ना, उस टेम्परेचर को यानी मेंटेन करने के लिए, यानी प्राकृतिक वातानुकूलन की तरह उसकी उपयोग लोग किया करते थे। और वहाँ जो देख रहे हैं ना कुआं, वो कुआं क्या था, पेयजल के लिए, यानी ड्रिंकेबल वाटर के साथ अदर यूजेस डेली लाइफ में क्या था, स्नान करना है, खाना बनाना है, फिर आपका सफाई करना है। फिर जैसे उस जमाने में शौच जो जाते थे ना खेतों में जाने का यानी ट्रेडिशन था। हमारे यहाँ जो वाशरूम आया ना, इंग्लैंड से आया हमारे देश में,
200 साल ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर बिजनेस करने के लिए आए, फिर यहाँ के ही लोगों पर 200 साल तक जो है ना शासन उन लोगों ने किया। तब जो है ना उन लोगों को हम लोगों ने भगाने का बहुत अथक प्रयास किया। उन लोग तो चले गए, लेकिन उनके कल्चर को, संस्कृति को हम लोगों ने डेली लाइफ में अडॉप्ट कर लिया। जैसे उनका पहनावा है, फिर चाय जो है ना पीने का चीज़ जो हमारे देश का वो कल्चर नहीं था, और फिर जो टॉयलेट वाशरूम जो है ना, दैट कल्चर कैरिड आउट फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, क्योंकि 200 साल राज किया। तो इसीलिए जो है ना उस ज़माने का जो है ना शौच जाने का जो है, वॉशरूम जाने का था ना, वो खेतों में लोग जाते थे। उस ज़माने का ट्रेडिशन था। जैसे जैसे टाइम टू टाइम जो है ना समय बीतते गया, हर चीज़ों में बदलाव होते गया। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कुआं में क्या ना 8 कोनों का है, ऐसे से ऐसे आके देखा जा सकता है। इधर जाइए, इधर से मत जाइए, क्योंकि जो है ना इस सिस्टम से ऐसे जाने जाना है। इधर जो है ना सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि क्या ना बुजुर्ग हो गए हैं और जो है ना इसका जो है ना रखना पड़ता है। ऐसे आइए, ऐसे सीढ़ियाँ कुआं में ना गिरे, इस चीज का ख्याल रखिए। नहीं, एक बार जानते हैं चाइनीज पीपुल के साथ जो है ना हम घुमा रहे थे, उसके पास 2 मोबाइल था, गिर गया था। तब मैं बता दिया, सुनिए आप लोग। उन्होंने बताया 4 चीज, पहले 4 नोबल ट्रुथ बोलते हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण उन्होंने बताया, काउज, और उस कारण का सोल्यूशन, निदान बताया, और उस निदान का उन्होंने 8 रास्ता बताया। तो वही जो है ना बुद्ध की शिक्षा और अष्टांगिक मार्ग को दर्शाती है। वो 8 रास्ता क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। ये 8 बातें बुद्ध ने बताया कि यदि इन चीज़ों का सही रूप में पालन किया जाए तो वह कोई भी व्यक्ति विशेष जो है ना वह दुख से फ्री हो सकता है। ये बुद्ध की जो है ना एक टीचिंग है, यानी इसको मिडिल पाथ भी कहते हैं, मध्यम मार्ग इज द बेस्ट पाथ। यहाँ वो बोलते हैं ना, इधर लकड़ी, पत्ता, कोयला और क्या है आपका काऊ डंग का जो उपला बोलते हैं ना, तो एक दूसरे ओवेन जो है ना इंटरकनेक्ट है। यहाँ 6 चूल्हे हैं ना, उस सीरीज में भी 6 चूल्हे हैं। सभी विद्यार्थी यहाँ आकर खाना बनाते थे। दूसरा जो है इसकी यूटिलाइजेशन था, साइंस विषय की जो पढ़ाई होती थी एज ए लेबोरेटरी, इन चूल्हों को जला के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया जाता था। जब अधिक ठंड का मौसम होता था तो इस पे जो है ना टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता था इन चूल्हों को जला कर। ये 9 मंजिल की बिल्डिंग थी, और जितना भी जगह देख रहे हैं ना वो सब गड्ढे गड्ढे नुमा जैसा स्टोन पिलर था, पत्थर का जो है ना स्तंभ थे, और इसके ऊपर वुड का लिंटर यानी लकड़ी का लिंटर था। आज उस जमाने में सीमेंट का आविष्कार नहीं था, तब इसके ऊपर जब एक ईंटों से दूसरी ईंटों की जब जुड़ाई की जाती थी ना, उसके सपोर्ट के लिए वुड का यानी कड़ी बोलते हैं ना, लकड़ी का जो है ना सपोर्ट होता था। तो इस प्रकार से एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, क्रमवार ढंग से यानी सिमुलटेनियसली ये 9 मंजिल की बिल्डिंग थी। और यहाँ जो देख रहे हैं ना फाउंडेशन था, ये फाउंडेशन ऊंचा होता था, आचार्य के बैठने की व्यवस्था होती थी, एंड फ्रंट एरिया फ्लोर पे विद्यार्थी लोग की बैठने की व्यवस्था थी। बाबू गिर जाइएगा ऊपर। तो वहाँ से ही उनके लिए लेक्चर व्याख्यान देते थे विद्यार्थियों के लिए। कहाँ से? यहाँ से दैट इज दैट फाउंडेशन। हाँ, पूरा माना जाता था, और जो रिसर्च वर्क का हिस्सा था, दैट वाज द पार्ट ऑफ रिसर्च वर्क। ऐसी मान्यता है, इट बिलीव्ड दैट इन 108 मोनास्ट्री डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट हियर स्टडीड। इट वाज द सेंटर ऑफ द ग्रेट हायर लर्निंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड क्लास ऑफ बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म ना। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग बाई दैट फोर्ट। उसमें क्या था? नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, लॉस है ना, फिर आपका ईरान, इराक, अफगानिस्तान की सीमा से जो है ना लोग पैदल यात्रा करके यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। बाप रे बाप। उनको वर्षों समय लग जाया करती थी। इसमें 4 मुख्य प्रवेश द्वार था, चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। और चारों दिशाओं में जो थे ना वो प्रवेश द्वार पर एक गेट कीपर था जिसको दरबान बोलते थे ना, वो द्वार पंडित कहा जाता था, जो सभी विद्यार्थियों का साक्षात्कार ओरल टेस्ट लेता था। 100 में से 10 विद्यार्थी सेलेक्ट होते थे, 90 जो असफल हो जाते थे अपने अपने देश लौट के चले जाते थे। वेनसांग का जो नाम सुना होगा ना, वेनसांग भी जब चीन से नालंदा आए पढ़ाई करने के लिए, उनको भी ओरल टेस्ट फेस करना पड़ा था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वह फेल हो गए, असफल हो गए।
सेकेंड अटेम्प्ट में जब ओरल टेस्ट दिया उन्होंने, तब वो सफल हो सके, तब जो है ना, तब इनका यहाँ एडमिशन हो सका, नामांकन। तब जो है ना 5 वर्ष विद्यार्थी जीवन और 1 वर्ष आचार्य यानी प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने यहाँ समय व्यतीत किया। पूरे भारत में उन्होंने 17 वर्ष व्यतीत किया। तो जब यहाँ 6 वर्ष में जो है ना जब रहे, तो उन्होंने प्रसिद्ध डायरी लिखी, CO की नाम था, उसका मतलब है ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवलॉग, पूरब से पश्चिम यात्रा का वर्णन। तो सभी बातों का इस नालंदा महाविहार, पुराना नाम था, यानी सभी बातों का उन्होंने उल्लेख जिक्र किया अपनी प्रसिद्ध डायरी में। उन्होंने बताया कि जब इसके विद्यार्थी हुआ करते थे तो इसमें 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे और 1500 से लेकर 2000 आचार्य शिक्षा देने का कार्य करते रहते थे। और सभी आचार्य और सभी विद्यार्थी बौद्ध भिक्षु थे, क्योंकि ये महायाना बौद्ध धर्म का उस शिक्षा का विश्व स्तर का ज्ञान का केंद्र था। इसीलिए इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। एशिया महादेश का जो है ना ज्ञान रूपी किरणें के द्वारा दुनिया को प्रज्वलित करने का नालंदा कार्य किया था, इसीलिए लाइट ऑफ एशिया बताया गया। और एग्जाम्पल इधर आइए, मैं आपको, वुडलॉक्स होता था, वुडलॉक्स लकड़ी का कुंडा लगाया जाता था। हाँ। और उस जमाने में ताला चाबी भी लगाया जाता था। लेकिन यहाँ का जो भी विद्यार्थी थे हाईली डिसिप्लिन्ड थे, अति अनुशासित होते थे, उनके लिए कोई ताला चाबी लगाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। और कमरों की प्राय जो साइजें होती थी 8 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा, और किसी किसी कमरे में एक भी अलमीरे नहीं है, किसी में 1 है किसी में 2 है। 2 का मतलब है एक में किताबें रखी जाती थी और दूसरे में क्या होता था, नहीं, बुद्ध की प्रतिमा ध्यान लगाने के लिए। यानी यहाँ ध्यान लगाना सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी था, जिससे लोग अधिक से अधिक नॉलेज को गेन करते थे। और यहाँ जो है ना किताबें आज की तरह कागजों की नहीं थी, वृक्ष के बड़े बड़े पत्तों पे किताबें लिखी जाती थी, जिसको भोजपत्र और ताड़पत्र होता था, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में पांडुलिपि कही जाती है। और धातुओं का, मेटल्स का, पेपर्स का बुक्स होता था, वहाँ रखी जाती थी। और रात्रि में प्रकाश के लिए जो है ना वो दीपक होता था, लैंप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें एडिबल ऑयल, खाद्यान्न तेल जैसे सरसों का तेल, तिल, तीसी, मूंगफली एवं नारियल का तेल का उपयोग रात्रि में जो है ना प्रकाश के लिए करते थे, अंधेरा मिटाने के लिए। तो इसका ये यूजेस था। उस जमाने में यहाँ का विद्यार्थी बहुत ही सिंप्लिसिटी में विश्वास करते थे, सादगी भरी जिंदगी में, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग यानी उनका था, मेन पर्पस था। और उस जमाने में कोई भी जो है ना फर्श पे बिछाने के लिए कोई भी चीज, बेडशीट नहीं था उस जमाने में। इस पे खाना पीना, रहना सहना और ध्यान लगाना होता था, ठीक। और दूसरा जगह मैं दिखाऊंगा, वेंटिलेशन होता था एज ए विंडो, उससे लाइट और एयर इंटरक्रॉस होता था। और यहाँ मोटी मोटी दीवारें आप देखेंगे 9 फीट से 12 फीट है। इसका 2 पर्पस था, एक तो 9 मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग थी, यानी मल्टी स्टोरी की बिल्डिंगों के लिए उसके लिए बेस जो है ना चौड़ा होना आवश्यक था। और दूसरा जो है ना नेचुरल एयर कंडीशन की तरह वर्क करता था उस जमाने में भी, और प्रेजेंट टाइम में भी उसका फीलिंग महसूस होता है। ठंडक के मौसम में बाहर में ठंड, जब इसके अंदर आते हैं तो वार्म फीलिंग होता है। और ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ना, ये पूरब का छोर पे है। और इस क्रम में सभी विहारों का क्रम है। ये क्या है, बौद्ध मंदिरों का क्रम है। मंदिर संख्या 3 से जाना जाता है। और ये देखिए उत्तर और दक्षिण जो है ना छोरों पे बुद्ध का जो है ना मंदिर है, उसमें अलग अलग जो है ना डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में जो आलमीरे में प्रतिमा जो है ना बुद्ध की प्रतिमा नष्ट हो गई, यानी डिसअपियर हो गया। नीचे देख रहे हैं ना खड़ी अवस्था में है बुद्ध की प्रतिमा, है ना, खड़ी अवस्था में, और उसके भी बीच का सेल्फ में भी है प्रतिमा। फिर यहाँ देखिए खड़ी अवस्था में, इसको बोलते हैं प्रीचिंग पोस्चर, उपदेश देते हुए मुद्रा, जिसको बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन, फर्स्ट टर्निंग व्हील। 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया ना, वही सीन है ना। और ये देखिए यहाँ जो दीवार देख रहे हैं ना, दीवार कटा हुआ है ना इस प्रकार से, तो इसको इसलिए काट कर आर्कोलॉजिस्ट जो है ना, यहाँ जो ढलाई कार्य देख रहे हैं ना सीमेंट का, तो उसको वाल को कटिंग कर कर देखना चाहा कि इसके अंदर कुछ है तो क्या, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और इस तरफ भी देखिए ढलाई का कार्य है साउथ साइड में, वो दीवार काट कर ना कि इसके अंदर कुछ है क्या, समथिंग इज। आचार्य का जब मृत्यु होता था ना तो क्रीमेशन होता था, आग से अंत्येष्टि की जाती थी। आग से अंत्येष्टि के बाद जो है ना उनका जो राख होता था ना, ऐस टेराकोटा और स्टोन का पॉट में जो है ना रखा जाता था, उसको ढक दिया जाता था। फिर उसको जो स्ट्रक्चर जो बनाते थे ना उसके बीचों बीच रख कर
चौकोर या गोलाकार डिजाइन बनाते थे। जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं चौकोर गोलाकार, सभी आचार्यों की यादगारी में बनाया गया। जो छोटा स्ट्रक्चर है गोलाकार चौकोर, सभी यानी स्टूडेंट लोग के यादगारी में बनाया गया, जिसको बोलते हैं भोटिव स्तूप, इंग्लिश में, हिंदी में मनौती स्तूप। तो मनौती स्तूप जितने भी है ना, बुद्ध मंदिरों के क्रम में दक्षिण से उत्तर की ओर यानी पश्चिमी दिशाओं में है। आगे चलिए। वो क्या ना, हम लोग जो है अपना देश का जो झंडा है ना, राष्ट्रीय ध्वज, उस पे जो देखते हैं ना, जो धर्म चक्र, वो 12 का 24 है ना। ये देखिए किनका गिर गया उठा। यहाँ से 2 बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ऐसे आप पढ़े होंगे नालंदा, यानी उनके बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद था। प्रिय शिष्य उनका अपना चचेरा भाई थे। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि नालंदा में बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य कौन थे, तो इसका उत्तर होगा सारिपुत्र और महामोदग्लायन। सारिपुत्र जो है ना, उनको प्यार से पुकारा जाता था और उनका वास्तविक नाम था उपतिस, जिन्हें भगवान बुद्ध के बाद सारिपुत्र का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए जो है ना, ये किंग अशोक का भी मैंने बताया ना, मोनेस्ट्री नंबर 1 का भी पार्ट्स के पास, तो सब प्राय बिल्डिंगें 1600 वर्ष पुरानी। 300 BC यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट कहने का सेंस है लगभग 2400 साल पहले। अभी 21वीं शताब्दी है ना, 2100 यदि इसको मान के चला जाए और 300 साल को यदि जोड़ दिया जाए तो 2400 वर्ष। सम्राट अशोक ने सबसे पहले इसका निर्माण कार्य किया, सबसे जो बड़ा स्ट्रक्चर है। तो उनके बनाने के बाद 7 बार अलग अलग राजाओं ने भी इसका निर्माण कार्य में प्रमुख योगदान दिया। ठीक, इसलिए इसकी ऊंचाई बढ़ते चली गई। और फिर इसके ऊपर जो है ना, देवपाल राजा जो है ना, विशालकाय बुद्ध का मंदिर। देवपाल राजा पूर्वी बंगाल के राजा हुए। 3 जो है ना, हमारे पाल में 3 आते हैं राजा। देवपाल राज में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, उसका भी छोटा सा अवशेष देखने को मिलता है, रुइंस। तो उसका धम्मपाल राजा के द्वारा निर्माण कार्य किया गया था। और गोपाल जो थे ना, वो पाल वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ एक जो है क्या बोलते हैं, एक और विश्वविद्यालय था नालंदा में। एक जो है ना, क्योंकि 10 फीट करीब है 1920 का है ना। इसका फोटो सारे राजाओं के लिखे गए शिलालेख, फिर जला हुआ चावल, टेराकोटा जार यानी जो है ना मिट्टी के बहुत बड़े पात्र जो अन्न रखने के लिए, फिर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं बैसाल्ट पत्थरों पर, खासकर बौद्ध धर्म से जैन धर्म और हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म में आपका विष्णु का, फिर शंकर पार्वती का, फिर आपका गणेश सरस्वती एवं अन्य जो है ना देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली। जैन में ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर की प्रतिमाएं मिली हैं। बौद्ध धर्म में धन का देवता जाम्बल, फिर आपका शक्ति की देवी मारीची और ज्ञान की देवी प्रज्ञा पारमिता का जो है ना, और तारा कल्याण की देवी जो है ना, इन प्रमुख देवी देवताओं का बौद्ध प्रतिमाएं यहाँ प्राप्त हुआ है उत्खनन में, जहाँ सुरक्षित पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में रखी गई। बहुत सारी मेटल्स की जो इमेजेस जो थी ना, कोलकाता म्यूजियम में रखी गई हैं। बहुत सारे जो है ना, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में भी यहाँ की प्रतिमाएं वहाँ रखी गई हैं। और यहाँ का जो है ना, हमारा स्टोर रूम में इतनी एंटीक्विटी, जितनी मूर्तियाँ भरी पड़ी हैं, इसका बिल्डिंग नहीं है डिस्प्ले पे सजाने के लिए। यहाँ का जो भी म्यूजियम है, संग्रहालय है ना,
ये हमारा ब्रिटिश जमाने का 1917 का स्थापित है। अभी वर्तमान समय में रिनोवेशन वर्क चल रहा है। अगले वर्ष यानी अगले सत्र में जब आएंगे ना तो उसका दीदार किया जा सकता है पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा का। इधर आइए, वो करती है तब से ढका होता था। इसके सपोर्ट के लिए पत्थर के स्तंभ बने होते थे और दोनों तरफ आलमेरे में बुद्ध की प्रतिमा। प्रत्येक विहार में जो है ना दाएं और बाएं बुद्ध की प्रतिमा जो चूना सुर्खी से निर्मित होता था। सुर्खी बोलते हैं ईंटों के बुरादा या टुकड़ा को, और चूना यानी लाइम, और शुगर केन जूस से जो एक्सट्रैक्ट करके जो लिक्विड जो जैगरी होता है मीठा गुड़ावा, इन चीजों का जो है ना प्रयोग करके मूर्तियां यानी कुमार गुप्त के जमाने का गुप्तकालीन जो है ना वो मूर्तियां बनाई जाती थी चूना सुर्खी से। ऐसी मान्यता कि जब इसके अंदर प्रवेश लेते थे तो त्रिरत्न का पाठ यानी 3 ज्वेल्स का बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि करके प्रवेश लेते थे। देखिए अभी जो बहुत श्रद्धालु लोग हैं ना नालंदा की मिट्टी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं पता है? नालंदा का मिट्टी का वही महत्व है जो गंगा नदी का पवित्र जल का है। जब ये अपने देश जाते हैं ना तो यहाँ की मिट्टी नया जब घर का फाउंडेशन घर बनाते हैं उसके फाउंडेशन में डालते हैं यानी हैप्पीनेस के लिए। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या निर्वाण की प्राप्ति होती है तो उसके मुख में माउथ में नालंदा का मिट्टी डाल अवलोकित किया यानी प्रेम, करुणा, भाईचारा, शांति का जो सहिष्णुता का जो संदेश दिया जिन जिन देशों में, उन सभी देशों के बहुत श्रद्धालु इसे पावन भूमि यानी ज्ञान की भूमि को लोग नतमस्तक बार बार होते हैं। और यहाँ देखिए दीवारों पे आग से जला हुआ का साक्ष्य मिलता है, ओरिजिनल साइन ऑफ फायर। बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी तुर्की का बताया जाता है कि जब अफगानिस्तान के रूट से जब आया तो यहाँ की सभी 108 विहार और 108 बुद्ध विहारों को यानी विहार के अलावे मंदिरों को नष्ट करने के बाद यहाँ के सभी विद्यार्थियों का किलिंग किया गया यानी मर्डर किया गया। और जो कुछ स्टूडेंट टीचर जो बच गए वो अपने अपने देश डर से भाग गए या बाद इसमें आग लगा दी। तो उसी जमाने का ओरिजिनल साइन ऑफ फायर देखने को मिलता है 12वीं शताब्दी 12th सेंचुरी यानी आज से। और आज भी भारतीय पुरातत्व विभाग मुख्यतः इन्हीं 4 चीजों का मिश्रण का जो है ना बाहरी दीवारों का मरम्मत यानी रिनोवेशन वर्क के लिए इन्हीं 4 चीजों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। और कहीं कहीं 10% यानी सीमेंट और बालू का उपयोग किया जाता है। एक उस जमाने में सीमेंट का आविष्कार नहीं था तो इन्हीं मिश्रण के द्वारा ईंटों की जुड़ाई या प्लास्टर का किया। जहाँ जहाँ इसका अवशेष भाग मिला है प्लास्टर का वहाँ वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन समय में टोटली जो है ना दीवारों पर ही प्लास्टर्ड होते थे जिसका स्ट्रेंथ यानी इसकी जो शक्ति होती थी आज सीमेंट से ज्यादा होता था। और सीमेंट का आविष्कार यूरोपियन लोग यानी इंग्लैंड के लोग जो किए ना अपना व्यापार को फैलाने के लिए वर्ल्ड में पूरे हमारा बिजनेस कैसे इनहैंस हो अधिक से अधिक कैसे हो इसके लिए उन्होंने सीमेंट आज के पोस्ट করে দিব নালে স্টোরেজ पश्चिमी छोरों पर जो सीढ़ियां थी आने जाने के लिए विद्यार्थी एवं आचार्यों के लिए इसकी उपयोगिता उन्हीं सीढ़ियों का होता था। अलग अलग बहुमंजिल भवनों पे आने जाने के लिए इसका उपयोग होता था। इसका डिजाइन इस प्रकार से है। तो उसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर में एक ऐसा वर्णन मिलता है कि सुमात्रा के द्वारा जो निर्मित विहार था ना जो वेनसांग का जो छात्रावास था दूसरे कमरे से डिफरेंट था और बगल में बुद्ध का मंदिर हुआ करता था, इसलिए इसके बारे में अनुमान किया गया लेकिन कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। और बगल का जो है ना बुद्ध का मंदिर देखेंगे उसके फाउंडेशन पे बुद्ध की प्रतिमा होती थी, छत से ढका होता। तो यहाँ जितना भी हमारा चाइनीज जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जाते हैं ना उस ऐतिहासिक पल को यानी जब यहाँ का स्टूडेंट अनुवाद मैंड्रिन भाषा में किया तो चीन के अलावा पूरे वर्ल्ड में बुद्ध কোথায় গেল বাবু?
मत